सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के पवन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग के राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ा चुके हैं उनको। पवन सीरीज, राजन सीरीज दोनों के ही बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी पूरा पढ़ा चुके हैं। तो अब चलिए पवन सीरीज के भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर आपका आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में। सेकेंड पेपर भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में ही आप लोगों को पढ़ाया है, उसको भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है चैप्टर वाइज। आपका थर्ड पेपर साइंस, इसको भी मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया। 7 चैप्टर है, 7 के 7 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट के। अब मैं आप लोगों की सीरीज सॉल्व करवा रही हूँ। सीरीज सॉल्व करवाने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी और इस तरीके से आप लोगों के सभी विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सभी विषयों को इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है और ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव विकास किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जीवों की जो रचना है, यानी कि जो जीव है उनकी रचना, जो भी जीव जंतु हम देखते हैं इन सभी की जो रचना है और कार्य प्रणाली है, इसमें बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिली। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले के समय जो आदि मानव था, अगर मैं मानवों की बात करूं तो किस तरीके से वो जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, जानवरों को मार करके खाते थे और किस तरीके से धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। आदमी ने खेती करना शुरू किया, किसानी, फिर उसके बाद उन्होंने जंतुओं को पालना शुरू किया और इस तरीके से पहिए की खोज, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि किस तरीके से धीरे धीरे मानव सभ्यता आगे बढ़ी। तो इस तरीके से सभी जीवों में कहीं ना कहीं जीवों की रचना में और कार्य प्रणाली में कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन हुए और इन्हीं क्रमिक परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके 5 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं, 8 सब्जेक्ट में से आपके 4th सेमेस्टर में। अब दोस्तों, आप लोगों की शांति शिक्षा की क्लास प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं और जो मैथ है वो आनंद सर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सभी विषयों को सही समय पर हम खत्म कर देंगे। आप लोग सभी विषयों को चैनल से देखिए और आपको जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। तो जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में 2 वैज्ञानिक लैमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैव विकास के सिद्धांतों में आपको पता है लैमार्क और डार्विन प्रमुख रूप से शामिल हैं और इनके बारे में आप लोगों ने डिटेल से ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है, पहले ही चैप्टर में। और आपको ये भी पता है लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से हम जानते हैं, डार्विन के विचारों को डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो लैमार्क का सिद्धांत है उसे हम उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत के नाम से जानते हैं और जो डार्विन का सिद्धांत है इसे प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लैमार्क ने एक किताब लिखी है जिसे हम फिलोसफिक जूलॉजिक नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए लैमार्क की बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है। जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जीव है, उसकी जो भी जातियां हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, रहने की यानी कि घर की जरूरत होती है और भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। और जो इन सभी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पाता है और जो इन सभी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता है वही जीव अंत में जीवित बचता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, यह समानताएं 2 प्रकार की देखी गई हैं, समरूप या समवृत्ति रचनाएं या समजात रचनाएं। यानी कि समरूप रचनाएं और समजात रचनाएं
यानी कि समरूप जीव और समजात जीव, या समरूप अंग या समजात अंग, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवाश्म विज्ञान क्या है? अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर के बना हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पाद तथा पौधों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक पदार्थों को मिलकर के बनता है, यानी कि जीव जंतु, इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास का वातावरण, सभी मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार कौन कौन से हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम जैविक घटक देखेंगे। जैविक घटक में आप देखिए हरे पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि जो जीवित है, जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं या जिनमें जीवन है। उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपरद भोजी, देखिए जैविक घटक हो गए। अब अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक एवं जलवायु, इसके अलावा ताप दाब, ये सब अजैविक घटक हैं। इसके अलावा जो तत्व हैं, सोडियम, कार्बन, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन करने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, या जीवों की जो श्रृंखला है, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि आपको पता है जो टिड्डा है, टिड्डा किसको खाता है? पेड़ पौधों को खाता है। इसके अलावा टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो इस तरीके से सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि हर एक जीव क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है भोजन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। तो एक सरल खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक में कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे। ये तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पर निर्भर होते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि बकरी है, खरगोश है, गाय है। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, जैसे कि मेंढक, इसके अलावा शेर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य जाल से क्या आशय है? तो कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो तो ऐसे पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। कोई भी जीव या एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो तो ऐसे पारितंत्र को हम खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि एक ही जीव एक से अधिक जंतुओं को खाता है या एक से अधिक जीवों को खाता है, जिससे जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आपको पता है सबसे पहले लैमार्क, तो यहाँ पर देखिए पूरा नाम दिया हुआ है लैमार्क का। फिर चार्ल्स डार्विन है, फिर ह्यूगो डी ब्रिज है, ये तीनों क्या है? वैज्ञानिक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव विकास के प्रमाण क्या है? तो जैव विकास के प्रमाण निम्न है। पहला है जीव जंतु या पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, दूसरा है शरीर क्रिया विज्ञान और तीसरा है आनुवांशिकी आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विकास क्या है? जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल एवं उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, नव डार्विनवाद क्या है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इनमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य
करते हैं। यानी कि नव डार्विनवाद में ये कहा गया है कि जो नई जातियां हैं इनकी उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और किसके सिद्धांत के आधार पर इन्होंने यह सिद्धांत दिया था? डार्विन के सिद्धांत के आधार पर दिया था। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? तो लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। लैमार्क ने अपना जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं? हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न हैं, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रिज ने 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी कि इन्होंने अपना पूरा प्रयोग किया था और उस प्रयोग में जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब उन्होंने पौधों को के बीज को बोया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो जनक पौधों से क्या देखने में काफी भिन्न है और इन्हें उन्होंने क्या कहा कि ये नई जाति के रूप में डेवलप हुए हैं। तो इस तरीके से उनका अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। तो अगर एग्जाम में पूछता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्पादित किया था या प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने ही प्रस्तुत किया था और नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार हैं। पहला है, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। फिर है, डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा है, समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है इनके सिद्धांत में। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, खनिज क्या है? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि भूपर्पटी में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, जो भूपर्पटी पर पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाई जाती हैं। अब खनिज कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज पृथ्वी के तल पर या भूपर्पटी में समुद्र में पाए जाते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क कुछ अलग नहीं है बल्कि क्या है? ये खनिज ही है। अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, इन्हें ही हम अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क क्या है? खनिज ही है जो पृथ्वी की भूपर्पटी से हमें प्राप्त होते हैं। इनमें क्या खास बात होती है? इनसे धातु का निष्कर्षण, इनसे धातुओं को निकालना बहुत आसान होता है, सरलता से और कम लागत में धातुएं इनसे प्राप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न धातुओं के अयस्क का नामोल्लेख करिए। तो देखिए, लोहे का जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, तांबे का कॉपर पायराइट, इसके बाद देखिए सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, इसके अलावा कैल्शियम का चूना पत्थर, लेड का गैलेना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का उल्लेख करिए। इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को नोट्स बनवाया है, आप लोग नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम और कोयला, ये कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से राज्यों में? देखिए, अभ्रक जो है ये बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद कहाँ कहाँ? गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा
कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो आप देखिए, यह विधियां हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि। ये सब अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोगों ने इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से चित्र बना करके आप लोगों को ये पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है? तो प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्ध युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। विद्युत अपघटन विधि कैसे होती है, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आप लोग को चित्र के माध्यम से बना करके समझा करके बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तन्यता क्या है? तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। तन्यता से तार को आप जोड़ सकते हैं कि धातुओं को खींच करके हम तार बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का तार, तांबे का तार, चांदी का तार। तो ये सभी धातुएं हैं और इनको खींच करके हम तार बना सकते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता का गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चालकता क्या है? सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव होता है, और यही क्या है? चालकता है। यानी कि सुचालक पदार्थों को ही क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं? चमकते हैं। फिर है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यानी कि सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। फिर इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जैसे कि इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है? कि इन्हें पीट पीट करके पतले चादर के रूप में हम बदल सकते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो सोना और चांदी को आप देखिए कितने सारे आभूषण बनाए जाते हैं तरह तरीके के, इनको पीट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। दोस्तों, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अयस्क क्या होते हैं? इनका वर्गीकरण प्रस्तुत करिए। तो सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकृत अयस्क यानी कि सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट और हैलाइड, जैसे कि Ag यानी कि चांदी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये हैलाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहलाता है। यानी कि अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध धातु को प्राप्त करना, और उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने की जो विधियां ही होती हैं, वही क्या होती है? धातु का निष्कर्षण कहलाती है, या इसे हम क्या कहते हैं? धातु कर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि इस विधि से यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें एक अयस्क अथवा उसमें उपस्थित जो गैंग होता है या अशुद्धि होती है, किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अणुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों को पृथक्कृत करते हैं। यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, और जो अणुचुंबकीय होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, प्रगलन क्या है? तो प्रगलन धातु निष्कर्षण की क्या है? एक विधि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है?
तो उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड आदि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचायकों के द्वारा नहीं होता है, इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो खनिजों का वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 वर्गों में किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया यहाँ पर। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे और फिर पार्ट थर्ड भी इसका आएगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किन किन विषयों पर और वीडियो चाहिए। आपको पता है कि सभी विषयों को हम आपको पढ़ा देंगे समय से पहले। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों आपको अगर सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की पीडीएफ चाहिए और सभी विषयों के वीडियोस बिना ऐड के चाहिए तो आप प्लीज टारगेट यूपी टेस्ट ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप अपने कॉलेज फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे और इससे पहले जितनी वीडियोस हमने बनाई है, अगर आपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है पवन सीरीज के, राजन सीरीज के, तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिए और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़िए। राजन सीरीज के क्वेश्चंस को पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो सभी विषयों को इस तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।